हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं हम क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक, इससे पहले हम दो चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर दोनों चैप्टर आप नहीं देखे होंगे, जिसमें क्या है बोर्ड में जैसे एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन पूछता है ना, वैसे क्वेश्चन मतलब बनाया गया है। ठीक, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले। फिर अब चलते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ। इसके बारे में इसके तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कुछ कंसेप्ट देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, तो चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक थ्योरी जान लेते हैं। फिर इसका क्या करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, युग्म का मतलब क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं। दो चर वाले चर समझते हैं, चर और अचर हम समझ रहे हैं पहले से। कोई चीज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, और मानिए 3x है। 3x में कौन चर है और कौन अचर है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अचर है और ये क्या होता है हमारा चर। चर का मतलब क्या होता है कि वैसा वैल्यू जो हमेशा क्या होता रहे, बदलते रहे। जैसे x का मान देखे होंगे अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग उसका आंसर आता है। x का मान कभी 2 आता है, कभी 4 आता है, कभी क्या आता है बट्टा में आता, कुछ भी आ सकता है। ठीक, लेकिन आप देखे होंगे 3 का वैल्यू कभी भी बदलेगा नहीं। 3 है तो वो 3 ही रहेगा। ठीक, तो जो ये अंक जो होते हैं ना, डिजिट जो होते हैं 1 2 3 4 जितने भी होते हैं वो क्या है, अचर है। यानी अचर का मतलब क्या है, इसका वैल्यू कभी ना बदले। जिसका वैल्यू कभी ना बदले क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। और जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो दो चर वाले, दो चर का मतलब क्या है, A to Z जितने भी है ना, A to Z जो भी है वो सब क्या है, चर है। तो जैसे दो चर वाले, दो चर में कोई भी ले सकते हैं, हम a ले लिए, b ले सकते हैं, x और y ले सकते हैं। ठीक ना, p और q ले सकते हैं। ये सब क्या है, दो चर हुआ, एक चर और ये दो चर, एक चर और दो चर। ठीक, जैसे दो चर में देखते हैं ऐसे 3x + 4y, इसका मतलब क्या है, ये एक चर हुआ, एक दूसरा चर हुआ। ठीक, और ये एक चर रहता सिर्फ x रहता, तब x और y आ गया तो इसका मतलब कौन सा चर हो गया, दो चर हो गया। ठीक, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर समझ गए कि दो चर क्या है। रैखिक का मतलब क्या होता है, जैसे इसके पहले मैं पढ़ेंगे समीकरण बहुपद में कि रैखिक बहुपद होता है। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर था ये भी बताया गया था, लेकिन फिर से देखते हैं कि रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है ना कि वैसा वैसा समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसका पावर, जिसमें जो भी चर का जो पावर हो ना, मैक्सिमम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है, 1 है, कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ क्या है, 1 है। इसका मतलब ऐसा समीकरण जिसका जो होता है ना चर वाला वैल्यू है, इसका अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो रैखिक समीकरण होता है। जैसे ये हुआ, ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। समीकरण कब कहलाएगा, जब बराबर में क्या रहना चाहिए, 0 रहे तो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। जब तक बराबर में नहीं रहता है तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाते हैं। इससे ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद कब कहेंगे, जब इसके बराबर में 0 ना आए तब तक इसको बहुपद बोलेंगे, जैसे इसके बराबर में 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है, ax + bx + c। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक चर हुआ, x + by + c, यानी एक चर हुआ और ये दो चर हुआ, यानी एक चर और दो चर, यानी आपके पास दो चर वाले। और रैखिक का मतलब पावर इसका क्या है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। इसका मतलब दो चर है और पावर 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, यहां तक समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। इसका मतलब कि एक दिया है ना, एक के साथ एक और देगा। जैसे x + by + c = 0, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a1, ठीक, b1 c1, और यहाँ क्या लिखेंगे, a2 b2 और a2 b2 और c2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला समीकरण का ये वैल्यू ए का है, फिर ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा युग्म का मतलब, ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, पेयर है। दोनों क्या है ये, इसे ही युग्म बोलेंगे। युग्म का मतलब है कि दो चर वाले तो रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और दोनों क्या है, पेयर में, मतलब ये दोनों क्या है, जोड़ा में, एक है और ये दूसरा है। ठीक, तो ये इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक
समीकरण युग्म। अब इससे कैसा सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा सवाल पूछता है इससे कि क्या यह प्रतिच्छेदी है, समानांतर है, या इसका अनेक हल है, इस तरह से मतलब पूछता है। ठीक, तो इसे कैसे हम लोग पता करेंगे कि यह क्या है, कि इसके प्रतिच्छेदी हल है, यानी एक केवल वन हल, क्या प्रतिच्छेदी ग्राफ बनने वाला है, केवल एक हल होगा, अनेक हल होगा, या बहुत सा या समानांतर हल होगा। तो कैसे पहचानेंगे, देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मतलब कंपेयर करते हैं, कैसे, ए एक्स बी वाई और प्लस सी, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। तो इसका कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक ना, देखिए इसका है ए वन और बट्टा में ए टू बराबर बी वन बट्टा में बी टू बराबर सी वन बट्टा में सी टू। ये तीन चीज है। इससे कैसे कैसे पता करेंगे कि हम ये जो समीकरण दिया है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो क्या है कि इसका एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, कैसे पता करेंगे, तो देखते हैं। अगर ये ए वन बट्टा ए टू नॉट इज इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू हो, क्या समझे, यानी ए वन बट्टा ए टू नॉट इज इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू हो, यानी ये जो वैल्यू दिया है और ये जो दो वैल्यू दिया है, ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तो ऐसा जो समीकरण जो होगा ना, ऐसा समीकरण होगा, इसका केवल केवल क्या होने वाला है, केवल एक हल होगा। कैसा हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा, ये हल है, और इसका ग्राफ बनने वाला है ना, वो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी। क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी। इसका मतलब क्या, ऐसे कटते हुए कहीं ना कहीं क्या होगा, एक दूसरे को एक जगह काटेगा, कहीं एक पॉइंट पर क्या करेगा, काटेगा। कब, जब ए वन बट्टा ए टू नॉट इज इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू हो, ठीक ना। अब समझते हैं। फिर यही चीज क्या हो जाए, ए वन बट्टा ए टू और ये बराबर हो जाए बी वन बट्टा बी टू, और बराबर हो जाए सी वन बट्टा सी टू, यानी क्या हो जाए, तीनों जगह ये तीनों चीज बराबर हो, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू क्या हो जाए, आपस में सब बराबर हो जाए, पूर्ण रूप से मतलब तीनों बराबर होते हैं। इसका क्या होगा, अनेक हल। कितना होगा, अनेक हल होगा, यानी अपरिमित रूप से क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल, यानी इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, यानी इसका बहुत सारा हल होगा, ठीक ना। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा ना संपाती, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर क्या बनेगा, जैसे एक, यानी हर जगह आपका क्या होगा, एक रेखा है और इसके ऊपर एक और बनेगा, ठीक ना, यानी एक के ऊपर एक बनेगा। सेम तीसरा क्या कंडीशन है, ये पहला कंडीशन हम लोग पढ़े थे, ये दूसरा कंडीशन पढ़ लिए, और तीसरा कंडीशन क्या है, अगर ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू और नॉट इज इक्वल टू सी वन बट्टा सी टू हो, यानी ये दोनों तो बराबर हो और ये बराबर ना हो, तब इसे क्या कहेंगे, इसका हल होगा ना, वो कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। और ग्राफ कैसे बनेगा, समांतर बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, समांतर बनेगा। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं कि कैसे हो, ये हम लोग देखें वो तीनों का एग्जाम्पल लेकर एक बार फिर से समझते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल दिया है कि x माइनस टू वाई बराबर 0, और एक दिया है कि 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ठीक, अब देखते हैं इसका कैसा हल होगा, हल कैसा हो रहा है, ठीक ना। तो जब भी ये इधर से क्या होगा, यहाँ पे दिया है, अगर बराबर के नीचे कुछ नहीं दिया ना, बराबर के पहले यानी सी के जगह पे कुछ नहीं दिया आपके पास, ठीक, सी के जगह कुछ नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी a1 का वैल्यू कितना दिया है, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी a1 का वैल्यू 1। यहाँ पे b1 का वैल्यू क्या, y के पहले जो भी अंक होता है वो b1 का होता है, यानी माइनस में हो तो माइनस के साथ रखेंगे, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2। और c1 के जगह पे कुछ दिया है क्या, c1 के जगह पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब c1 क्या है, 0। यहाँ देखिए a1 के जगह क्या है, a2 के जगह क्या दिया है, a2 के जगह दिया है 3, b2 के जगह क्या दिया है, b2 के जगह दिया है 4, और c2 के जगह पे क्या दिया है, माइनस में 20। हम लोग देखते हैं, अभी पढ़े थे इसके पहले, यहाँ पे हम देखते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यही था ना। तो देखें हम 1 बट्टा 3 यानी a1 के जगह 1 बट्टा 2 1 बट्टा 3 रखेंगे बराबर b, यहाँ क्या -2/4 बराबर में क्या रखेंगे 0 बट्टा -20।
देखते हैं यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसका मतलब क्या है कि 1/3 बराबर -1/2 यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। इससे हमको मतलब नहीं रखना है। तीसरे वाले से इसमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग पहले दूसरे का कंपेयर करके देख लेते हैं, या तीसरे को भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा बराबर है ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखते हैं कि क्या a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 के, नहीं बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है तो ये कैसा हल होता है, ये होता है ना यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक, यानी केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा ना प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। कैसा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, एक ही बिंदु पर क्या करेगा, काटेगा। समझ गए। तो ये आपका एग्जाम्पल था। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इस दो करके उसका पूछ लेगा कि आपका ऐसा कौन सा हल है, आप बताइए, या सॉल्यूशन करके आप दिखाइए कि ये कौन सा हल है। दो नंबर में ये भी पूछ सकता है कि आपका एक दे दिया दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, और इससे पूछ ले कि आप इसको हल करके बताइए कि क्या केवल एक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इससे कंपेयर करके इससे आपको बता सकते हैं कि क्या है कि जब भी ये बराबर नहीं रहता है तो कौन सा हल होता है, केवल एक हल। अगर तीनों बराबर होता है तो अनेक हल, और ये बराबर नहीं होता ना, ये बराबर हो, ये बराबर नहीं होता है ना, तो कोई हल नहीं होता। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्या करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे ये दे देगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसे क्या बोलेगा कि आप इसे क्या करिए, कंपेयर करके दिखाइए, और या इसे सॉल्यूशन करके आप दिखाइए कि इसका जो हल होगा ना अनेक हल होगा, केवल एक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा। तो इसे कैसे है, हम लोग सामान्य सूत्र हमको पता है कि द्विघात समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं हमको क्या चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। देखते हैं क्या तीनों एक दूसरे के बराबर है या कोई बराबर नहीं है, देखते हैं। तो यहाँ क्या a1 के जगह पे क्या है, a1 के जगह पे 2 है, इसका पहले जो रहता है वो a1 है, a1 के जगह पे 2 है 2, और भाई a2 के जगह पे क्या है 4 है, तो लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू b1 के जगह पे क्या है, b1 के जगह पे 3 है, और b2 के जगह पे क्या है 6 है, तो लिख देते हैं 6 बराबर c1 के जगह पे क्या है -9, और c2 के जगह पे क्या है -18। ठीक, कट रहा है उसको कटा लेते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा 18, यानी यहाँ क्या है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी क्या है ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। जब तीनों बराबर रहता है तो कैसा हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल, यानी इसका क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। और इसका क्या, ये तो हल होगा, और इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, इसका ग्राफ बनेगा समपाती। क्या बनेगा, समपाती का मतलब समझ रहे हैं ना, एक के ऊपर एक, यानी एक के ऊपर एक बनेगा ग्राफ, समझ गए ना। ये क्या होता है, समपाती, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा बनने वाला है। ठीक, तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछ लेता है 2 नंबर के क्वेश्चन के, मतलब इसको आप क्या करिए, सॉल्यूशन करके दिखाइए कि क्या ये अपरिमित रूप से अनेक हल है कि केवल एक हल है, तो कि कोई हल नहीं है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलते हैं इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन में हम ग्राफ का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे विधि है, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना, ग्राफीय विधि और ब्रजगुणन विधि। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारा मतलब हमको क्या विधि पढ़ना है, लेकिन ग्राफीय विधि से हर साल एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछता है इसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है, इससे मतलब 4 विधि है, चारों विधि से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो ग्राफीय विधि से तो हर साल क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो ग्राफीय विधि को लॉन्ग क्वेश्चन वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया है कि x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक, ऐसा बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर के लिए कोई ना कोई एक विधि जरूर पूछेगा। और ग्राफीय विधि तो 100% चांस है कि ग्राफीय विधि मतलब हर साल 5 नंबर के पूछते हैं। ठीक, तो बाकी सब जो विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक, ब्रजगुणन विधि, उसके क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे बनते हैं ना, उसे हम लोग देखते हैं। दिया कि x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते देखते हैं। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम में क्या करेंगे,
हम लोग समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, x, यानी x प्लस वाई बराबर 14 को हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1, और इसको क्या मानेंगे, x माइनस वाई बराबर 4 को समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। क्या मान लेंगे, समीकरण मान लेंगे 2, ठीक ना। समीकरण 1 हो गया या समीकरण 2 हो गया। चलेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। प्रतिस्थापन का मतलब होता है ना अपने स्थान को क्या करना है, प्रतिस्थापित मतलब इस स्थान को छोड़ करके उसे दूसरे स्थान पे रख देना, यानी प्रतिस्थापित कर देना। तो समझिए हम x को उधर भेज सकते हैं या तो y को भेज सकते हो, आपकी मर्जी है x को भेजे या y को भेजे। तो हम भेजते हैं यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 14 माइनस वाई, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, x बराबर 14 माइनस वाई। अगर इधर मल्टीप्लाई या कुछ में रहता तो इसे हम बट्टा में ले जाते हैं, यानी x का सिर्फ वैल्यू या y का वैल्यू रखना है तो इधर सिर्फ x को ही रहने देना है या तो y को रहने देना है, ठीक। बाकी सबको उधर क्या करना है, भेज देना है। और जब भी ये बराबर आता है ना तो बीच में क्या या वाला साइन लगाते हैं, इसको लगाए या ये लगाए या तो या करके लगाएंगे, ठीक। तो सबसे ठीक ठाक हम लोग क्या करते हैं, इससे लगाते हैं। और इसे क्या मान लेंगे हम लोग, जब भी यहाँ x सिर्फ बच जाए ना और इसे बाकी सब, तो इसे मांग लेंगे समीकरण 3, ठीक ना। समीकरण मान लेंगे 3 और क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करते हैं, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, ठीक ना। x माइनस वाई बराबर 4, तो समीकरण 1 में किसका मान रखना है हमको, x का मान है क्या, 14 माइनस वाई, तो रखते हैं, यहाँ रख देंगे क्या 14 माइनस वाई, यानी x का वैल्यू के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 14 माइनस वाई, और माइनस में क्या है y बराबर में क्या है 4, ठीक। या 14 रहने देते हैं, माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2y बराबर में हो जाएगा 4। ये क्या है, डिजिट वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक साइड कर देते हैं, और चर जो वाला आता है ना इसको एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2y रह जाएगा और इसको हम उधर भेजते हैं, तो 4 तो रहने देंगे, ये प्लस में तो हो जाएगा, क्या होने वाला है, माइनस में हो जाएगा 14, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 2y बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 10, ठीक। क्योंकि घटाएंगे प्लस माइनस घटेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से कटेगा 5 बार में, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया मेरे पास 5। अब y का वैल्यू 5 आ गया तो y का वैल्यू हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 3 में, यानी यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 तो रहने देंगे, माइनस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आया है 5, तो यहाँ रख देंगे 5, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, x का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आगे आता लिख सकते हैं, कहता x बराबर 9 और y बराबर क्या आ गया 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है आपके एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या ब्रजगुणन विधि से सेम यही सवाल रहेगा, लेकिन इससे क्या करता है 3 या 4 विधि से बनाने के लिए बोल देता है। तो आपको जिस विधि से बनाने के लिए एग्जाम में पूछे उस विधि से आप बनाइए। अगर आपको ये नहीं बोला है कि किस विधि से बनाइए, इसे सिर्फ बोल दिया कि हल कीजिए, तो आपको जो भी विधि आसान लगे उससे आप बनाइए, ठीक ना। अगर बोल दिया कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर ये नहीं बोला है ना किस विधि से बनाना है, तो आपको जो विधि आसान लगे उससे आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये था आपका किस तरह से प्रतिस्थापन विधि।